हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, साथ में ही उम्मीदवारी रखते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़ एंड अदर स्टेट्स के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज वीडियो लेके आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड पेडागोजी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 8। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 141। द टीचर्स रोल इज शिफ्टेड फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हेल्प्स दिस प्रोसेस व्हेन। मतलब शिक्षक की भूमिका मंच पर ऋषि से पक्ष में मार्गदर्शक की तरह में स्थानांतरित हो रही है। प्रौद्योगिकी एकीकरण इस प्रक्रिया में मदद करता है। जब कहने का मतलब है कि शिक्षक को एक प्रमुख व्यक्तित्व मानते थे, एक सिंगल व्यक्तित्व होता था और सारे उसके फॉलोवर्स तो होते थे। एक गुरु के रूप में उसको मान्यता थी। मंच पर बैठा हुआ गुरु है, वो सब कुछ होता था। उससे शिफ्ट हो रहा है कि बच्चों के पक्ष में मार्गदर्शक की भूमिका वो निभा रहा है। वो साइड में रह करके और बच्चों को गाइड कर रहा है। इस और शिक्षक की भूमिका है वो शिफ्ट हो रही है। तो प्रौद्योगिकी एकीकरण प्रक्रिया में ये कैसे मदद करता है, कौन सी स्थिति में मदद करेगा? ऑप्शन सुनिए। पहला ए, systems store, move data and administer test individually to students. Students actively search for and explore answers instead of receiving standard inputs. C, easy retrieval of large quantities of stored data is used to facilitate preparation of notes. D, assessment of students online inputs is done quickly without supervision at any time। तो उत्तर सोच लीजिए, इसका क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, बी उत्तर सही है इसका। स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एंड एक्सप्लोर आंसर्स इंस्टीड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो बता दिया वही ठीक है। बच्चे हैं वो आसपास से अपने सराउंडिंग से नॉलेज गैदर करेंगे, आंसर खोजेंगे और तब जाकर के वो सीखेंगे। आपको एक स्टैंडर्ड इनपुट की बजाय बच्चों को नॉलेज गैदर करने का, ज्ञान की खोज करने का मौका देना चाहिए। और शिक्षक है वो सिर्फ मार्गदर्शक बन के रहे। तो ये शिक्षा की टेक्नोलॉजी है वो बदलती जा रही है। तो सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 142। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ ए गुड टीचर। मतलब एक अच्छे शिक्षक से निम्न में से किसी एक गुण की अपेक्षा नहीं की जाती। पहला ऑप्शन, कम्युनिकेटिंग फ्रीली विद स्टूडेंट्स। बी, टीचिंग विदाउट यूजिंग एनी ऑडियो विजुअल एड्स। सी, एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। और डी, शेयरिंग वार्मथ, एंथुजियाज्म एंड केयरिंग। तो क्या उत्तर होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक में? इनमें से एक गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो उत्तर है बी। सही ऑप्शन हमारा है बी, टीचिंग विदाउट यूजिंग एनी ऑडियो विजुअल एड्स। ये गलत बात है, क्योंकि अगर टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो यूज करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 डैश मे बी डन। भाषा सीखने में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए कक्षा 6 में
रिक्त स्थान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पहला, मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। बी, सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स। सी, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस। और डी है यूज ऑफ द मदर टंग एज द मीडियम। उत्तर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उत्तर है सी, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेज एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। बच्चों को विजुअल डिवाइसेज के द्वारा, गेम लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा इंटरेस्टिंग बना करके सीखना है, जिससे छोटे बच्चे हैं, भाषा शिक्षण है, उसके प्रति प्रेरणा ग्रहण करें, प्रेरित हो और सीखे इंटरेस्टिंग वे में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प ए स्टूडेंट टू हियर द करेक्ट pronunciation and get the latest news and develop his her comprehension ability। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सहायता छात्रों को सही उच्चारण सुनने और नवीनतम समाचार प्राप्त करने और उनकी समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है? इनमें से बताना है हमें। ऑप्शन है, पहला चॉक बोर्ड, बी टेक्स्ट बुक्स, सी रेडियो और डी है फ्लैश कार्ड्स। तो सही उत्तर है सी, रेडियो, जो सहायता करेगा उच्चारण सुनने और नवीनतम समाचार प्राप्त करने का एक साधन है रेडियो। उत्तर हमारा सी। अगला प्रश्न 145, ए टीचर अमृता यूजेज वेरियस टास्क सच एज क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड presenting them through pair or group work। This differentiate instruction। एक शिक्षिका अमृता विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, जैसे कि चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, जानकारी एकत्र करना और उन्हें जोड़ी या समूह कार्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। ये विभेदित निर्देश है, किसमें क्या कर रही है वो? पहला ऑप्शन सुनिए, ए is a way of demonstrating her own knowledge. B, only helps the bright learners. C, is the best way to prepare students for an assignment. D, helps learners with multiple intelligences to perform well and learn better। तो क्या कर रही है वो? चार्ट बनाती है, ग्राफ बनाती है, चित्र बनाती है और जानकारी एकत्रित करके बच्चों को समूह में बांट रही है, जोड़ी बना करके कार्य दे रही है, असाइनमेंट दे रही है। तो शिक्षक क्या कर रही है? शिक्षिका अमृता। आपने बिल्कुल उत्तर सोच लिया है और इसका उत्तर है डी, हेल्प्स लर्नर्स विद मल्टीपल इंटेलिजेंसीज टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। बच्चों को सीखने में मदद कर रही है, अलग अलग उनकी रुचि के अनुसार सीखने में टास्क दे रही है और बच्चों को अच्छे तरीके से ज्ञान ग्रहण करने में मदद कर रही है। अमृता है वो अच्छी शिक्षक के कार्य है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, इसलिए दिस डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन है वो बच्चों के बेटरमेंट के लिए है। तो उत्तर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 146, out of the given statements which one is not correct about children। मेरे यारो, इसका मतलब है दिए गए कथनों में से कौन बच्चों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव बट एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ देयर सराउंडिंग। बी, देयर इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर इन एवरी चाइल्ड। सी, चिल्ड्रन रिसीव नॉलेज इन द पैसिव फॉर्म। और डी, चिल्ड्रन आर मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लेस ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटर्स। तो क्या चीज नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। उत्तर है इसका सी, चिल्ड्रन रिसीव नॉलेज इन द पैसिव फॉर्म। ये बिल्कुल गलत है, वो एक्टिव फॉर्म में नॉलेज को रिसीव करते हैं, पैसिव लिसनर नहीं है, पैसिव फॉर्म में
सुस्त बैठे हुए ज्ञान का ग्रहण नहीं कर सकते। तो चारों में से सी उत्तर है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए 147। A student is asked to sum up the steps in the process of problem solving. Out of the given statements, choose which one is not a step related to problem solving. मतलब एक छात्र को समस्या समाधान की प्रक्रिया में चरणों का योग करने के लिए कहा जाता है। दिए गए कथनों में से चुने कि कौन सा एक कदम समस्या समाधान से संबंधित नहीं है। बाकी कदम है समस्या समाधान से संबंधित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से संबंधित है। एक हमें ढूंढना है। ऑप्शन सुनिए। प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड। बी द प्रॉब्लम should be broken down into smaller units. C. Thinking about the possible strategies or solutions. और डी है आउटकम्स आर टू बी वेरीफाइड। तो इसका सही उत्तर है बी द प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। छोटे छोटे पार्ट में बांटने के बजाय ये सही है। प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड, पहले समस्या की खोज करनी है। थिंकिंग आउट द पॉसिबल स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन, उस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे समस्या का समाधान करना है, उसके लिए प्लान तैयार करना है। और चौथा है आउटकम्स आर टू बी वेरीफाइड। जो भी आंसर निकाले हैं, जो समाधान खोजा है, उसको वेरीफाई करना है क्या ये ऑथेंटिक है। 147 का उत्तर बी है वो सही है। मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is correct for the statement? A problem statement has enough of clear hints. अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन के लिए सही है। एक समस्या कथन में पर्याप्त स्पष्ट संकेत है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज इनफ ऑफ क्लियर हिंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत सारी हिंट दे देती है। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सी असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और डी है एंटीसिपेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या उत्तर होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज इनफ ऑफ क्लियर हिंट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आती है। ए उत्तर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 149। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू। शिक्षार्थियों के स्वनियमन का अर्थ है। क्या अर्थ है स्वनियमन का, सेल्फ रेगुलेशन का। ऑप्शन सुनिए। ए क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, बी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, सी सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल और डी देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। क्या उत्तर सही है। डी देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। खुद को कंट्रोल करना है, खुद को ही उनमें ऐसी क्षमता डेवलप करनी है कि वो अपने आप से सीख पाए। तो उत्तर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 150। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मींट टू। मतलब विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम और स्कूल पत्रिकाएं प्रकाशित करना के लिए हैं। किसके लिए। ऑप्शन है हमारे ए ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशंस, बी स्टैब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, सी सेटिस्फाई द पेरेंट, डी प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। ये सारे कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, स्कूल पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए, इनका पर्पज क्या है। सही उत्तर है इसका डी प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। बच्चों को अलग अलग आयाम देना, अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे कि वो सीख पाए अपने पेस से, अपनी सेल्फ एनर्जी से। तो इसके लिए हमें एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं हम लोग और उनको
क्रिएटिव चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं लर्नर्स के लिए ये सब कार्य करके। उत्तर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 151, teaching method called the Dalton plane is mentioned in pedagogical literature as a successful experiment it was concerned with। मतलब एक सफल प्रयोग के रूप में शैक्षणिक साहित्य में डाल्टन मैदान नामक शिक्षण पद्धति का उल्लेख किया गया है। इसका संबंध था, किससे संबंध था? पहला ऑप्शन सुनिए, abolition of the classroom teaching and encouraging children to learn according to their own speed in fulfilling the given assignment। B, an open school system allowing students to learn for themselves from surrounding situations and people through their own initiative। C, a playway techniques for development of physical and artistic skills through manipulation। D, education through co-curricular and extracurricular activities within the school boundaries with indirect supervision and observation by teachers। डाल्टन प्ले मेथड, प्लेन क्या था, उसमें डाल्टन पद्धति में कैसे पढ़ाया जाता था, आपको पता है। इसका उत्तर है 151 का उत्तर है बी। एन ओपन स्कूल सिस्टम अलाउिंग स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम देमसेल्व्स फ्रॉम सराउंडिंग सिचुएशंस एंड पीपल थ्रू देयर ओन इनिशिएटिव। वो खुद से सीखे, उनको ऐसा मैदान, ऐसी जगह उपलब्ध करवा दी जाए जो सराउंडिंग माहौल से, आसपास के माहौल से, लोगों से, अपने खुद के इनिशिएटिव से सीख पाए। तो वो डाल्टन पद्धति की एक प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति की, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? पहली, ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कशन मेथड, सी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डी है क्वेश्चन आंसर मेथड। आप कौन सी पद्धति अपनाते हैं और सबसे अच्छी कौन सी है, पता लगाइए जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है। बच्चों को प्रदर्शित करके सिखाइए, उनको दिखाइए, उनको रूबरू होने दीजिए सिचुएशन से, तब वो सीखेंगे। तो सबसे अच्छी मेथड है, अच्छा तरीका है शिक्षण का, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। 153 देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू। शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है मित्रों, मेरे यारो? ऑप्शन सुनिए, ए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बी आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, सी सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, डी इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। डी उत्तर सही है, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। मतलब सभी को भाग लेना है, सभी को इनिशिएट करिए, उत्साहित करिए कि वो बातचीत में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेना है और सबका विकास करना है, सबको विकसित करना है। वो सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब आपस में सभी डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में। उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 154, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। शिक्षण के दौरान छात्र की अधिकतम भागीदारी संभव है, कैसे संभव है, कौन से तरीके में संभव होती है? तो मेरे यारों आपको पता है, पहला ऑप्शन लेक्चर मेथड, बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी इंडक्टिव मेथड और डी टेक्स्ट बुक मेथड। क्या है? बी सही है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। वो शिक्षण के दौरान छात्र की अधिकतम भागीदारी संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, टेक्निक्स यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल हैं, पहला लेक्चर, दूसरा इंटरेक्टिंग लेक्चर, तीसरा ग्रुप वर्क, चौथा सेल्फ स्टडी,
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कौन कौन से होने चाहिए इसमें? ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। लेक्चर भी होना चाहिए, इंटरेक्टिंग लेक्चर भी होना चाहिए, ग्रुप वर्क भी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी बच्चा कर रहा है तो वहां पर वो खुद से सीख रहा है। शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोगी तकनीक है वो तीन है इनमें से। बाकी तो और बहुत सारी है, परंतु जो ऑप्शन दिए इनमें से अगर सेलेक्ट करना है तो तीन है जो शिक्षक द्वारा अपनाई जाती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। तो मेरे यारो, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला, ए डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट, बी लेक्चर्स ऑब्लिक डिस्करेज ऑन वैल्यूज, सी सेमिनार्स ऑब्लिक सिंपोजिया ऑन वैल्यूज, और डी मॉनिटरिंग स्लैश रिफ्लेक्टिंग सेशंस ऑन वैल्यूज। तो क्या उत्तर होना चाहिए? मूल्य शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं बच्चों को? सही उत्तर है डी मॉनिटरिंग रिफ्लेक्टिंग सेशन ऑन वैल्यूज। मॉनिटर करना है, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमारे आदर्श होने चाहिए। बच्चों में अगर वैल्यू डेवलप करनी है तो हमारे व्यवहार है वो बच्चों के सामने इस तरीके से होने चाहिए कि वो हमसे वैल्यूज सीखे, मूल्य सीखे। उनको इस तरीके का माहौल दिया जाए कि वो माहौल से वैल्यू ग्रहण करें। थोपे नहीं, ऐसा नहीं बोले कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपके व्यवहार से ही बच्चे वैल्यू सीखें। ये उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न है 157। विच सेट ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक may be considered helpful in designing effective teaching learning systems? Select the correct alternative from the codes given below. प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषता के किस समूह को सहायक माना जा सकता है? ये समूह दिए हैं। पहला, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा, interpersonal relationships of learners, family, friends. Third, ability of the learners in respect of the subject. Fourth, student language background. और फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। सिक्स है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कोड्स हमें सेलेक्ट करने हैं। पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और डी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या होगा इनमें से? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली डिजाइन करने में इनमें इन पॉइंट्स में क्या होगा? सही उत्तर है हमारा बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। मैं इनको सभी को फिर से पढ़ रहा हूं। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चों के पूर्व ज्ञान को पता लगाना है कि अपने सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में क्या है। तीसरा है एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चे की क्षमता पता लगानी है कि वो उस सब्जेक्ट को कितना सीख पाएगा। चौथा है स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, उसका भाषाई पृष्ठभूमि क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। और छठा है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, वो कितना स्वप्रेरित है, कितना सीखने की उसमें ललक है। ये सभी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में आपकी मदद करेंगे। ये सारे करेक्टर हैं वो बच्चों में हैं, और इन फीचर्स, इन ट्रेड्स को देख करके आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको डिजाइन करना है। तो सही उत्तर है हमारा बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। मेरे यारो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम 158। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव
which consist of positive factors contributing to effectiveness of teaching. उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारक हों। ये कारक दिए, इनमें से हमें चूज करने हैं। पहला, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। चौथा, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स। और पांचवा है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स। और छठा, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग द एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। क्या होने चाहिए? उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारक हैं। सारे कारक टीचर के दिए हैं। कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावशाली क्लास बनाने में मदद करेंगे? कोड सुनिए। ए सेकंड थर्ड फोर्थ, बी थर्ड फोर्थ सिक्स, सी सेकंड फोर्थ फिफ्थ, डी फर्स्ट थर्ड सिक्स। तो मेरे यारों, आप अच्छे शिक्षक हैं, पता लगाइए क्या होना चाहिए उत्तर। उत्तर होगा डी, पहला तीसरा और छठा। पहली क्या गुण है, सकारात्मक गुण है शिक्षक में? टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, शिक्षक के उस सब्जेक्ट के प्रति क्या कितना ज्ञान वो रखता है। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, उसमें जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, अपने इंस्ट्रक्शंस को कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकता है, वो क्षमता कम्युनिकेशन स्किल है। वो कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी होने चाहिए। तो कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों को कम्युनिकेट कर पा रहा है। और नेक्स्ट है छठा, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, उसकी क्षमता है, कैसे कैसे वो मॉनिटर कर पा रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है क्लासरूम इंटरेक्शन में, ट्रांजैक्शंस में। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन का मतलब आपकी तरफ से ही नहीं होता, बच्चों की तरफ से किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। ऐसे रिस्पॉन्स भी नहीं होने चाहिए कि बच्चे हा हुल कर रहे, मैं बताऊं मैं करूं ये करूं वो करूं, ये नहीं। वो सारे मैनेज करके जिससे एक फ्रूटफुल आपका ट्रांजैक्शन हो। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, मतलब निचली कक्षाओं में शिक्षण की प्ले वे पद्धति किस पर आधारित होती है? ऑप्शन सुनिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बी sociological principles of teaching, C theory of physical education programs, D है principles of methods of teaching। तो मेरे यारो उत्तर पता लगाइए आप जल्दी से, ये तो बिल्कुल सही छांट पाएंगे आप। सही है इसका ए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। निचली कक्षाओं में शिक्षण की प्ले वे पद्धति किस पर आधारित है? वो किस पर आधारित है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या किससे संबंधित है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए उत्तर सही है। और मेरे यारो लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? पहला, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बी अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सी नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, डी मास्टर ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो क्या होना चाहिए? शिक्षक संबंधी कारक है, ये शिक्षक से संबंधित है। आपने सोच लिया है और आप सोच रहे हैं, तो मेरे यारो सही सोच रहे हैं। उत्तर है बी, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। कितने संसाधन हैं वो बच्चों को सीखने में सिखाने में मदद करते हैं, तो वो प्रभावित करेंगे आपके शिक्षण संबंधी कारक को।
तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हम T20 सीरीज कर रहे हैं मित्रों, और इनमें 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इससे पहले हम क्वेश्चंस हैं उनकी 7 सीरीज ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट है वो उसका नाम है एमसीक्यू ऑन सीडीपी। तो इसमें जाकर के आप सारे वीडियोस देखिए, और साथ में ही हाई पावर में आप उसको वीडियो को देखेंगे, क्वालिटी आप बढ़ा लेते हैं तो क्लैरिटी इतनी अच्छी आएगी, आपको देखने में मजा आ जाएगा, सीखने में मजा आ जाएगा। मेरे यारो 35 प्लस होने के बाद में किताबें पढ़ना मुश्किल होता है। आपके पास में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं स्कूल की, और बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारी हैं, परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी हैं, पर बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत इजी वे में लेकर आ रहा हूँ। किताबें पढ़ना अब इतना आसान नहीं रहा है, तो वीडियो देख करके आप अपने टारगेट को कंप्लीट करिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी तरीके के वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊंगा। आपकी तैयारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी, और वो सिंगल प्लेटफॉर्म है वो क्या है? नॉलेज मंडली है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली ये है वो एक जगह पर सारी पिक्चर आपको तैयार करके देगी, सारी प्रिपरेशन करवाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।